सभी का स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण में। अगर हम कॉर्पोरेट या टेक दुनिया की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अक्सर एक मिस्ट्री की तरह लगता है। बिल्कुल। और जैसे स्टैंड अप मीटिंग्स में कोई कहता है कि मुझे लगता है काम ट्रैक पर है, या शायद हमारी टीम पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। हाँ, वो लगता है वाली बात। एग्जैक्टली ये जो लगता है और शायद वाले शब्द हैं, ये पूरी तरह से मतलब गट फीलिंग या अंदाजे पर आधारित होते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होते। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है, इन अंदाजों की दुनिया से बाहर निकलना और बिल्कुल सटीक डेटा ड्रिवन फैसलों की तरफ बढ़ना, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये डिकोड करने वाले हैं कि जीरा जैसे पावरफुल टूल का असली पोटेंशियल कैसे अनलॉक किया जाए, वो भी बिना उस ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबे। सही कहा। आज हमारे पास 3 बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं। पहला है बीएम टेक ट्यूटोरियल्स का एक यूट्यूब वीडियो जो डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन के कोर बेसिक्स को हिट करता है। दूसरा है एक बेहद इंसाइटफुल आर्टिकल, मास्टरिंग वर्कफ्लो एफिशिएंसी थ्रू जीरा, टाइम एंड स्टेटस इनसाइट्स। और तीसरा सोर्स है सास जेट का एक सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल जो हमें एडवांस्ड एनालिटिक्स की दुनिया में ले जाएगा, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर टीम परफॉर्मेंस और वर्क फ्लो एफिशिएंसी को ट्रैक करने का ये नया और बेहतर तरीका क्या है। बिल्कुल। और ये विषय आज के तेज तरार एजाइल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए सिर्फ काम का पूरा होना अब सफलता की गारंटी नहीं है। हाँ, वो तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्टली। काम कितनी एफिशिएंसी के साथ बिना किसी बॉटलनेक के पूरा हो रहा है, ये असली मैट्रिक है। जब हम डेटा की गहराई में जाते हैं तो वो हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। मतलब डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। किसी की गट फीलिंग गलत हो सकती है, किसी डेवलपर का अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टम सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है तो डेटा हमेशा सटीक रहेगा। इन 3 सोर्सेज ने मिलकर जो स्ट्रैटेजी बताई है वो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर या लीड के सोचने के तरीके को मतलब पूरी तरह से शिफ्ट कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सोर्स बीएम टेक ट्यूटोरियल्स के वीडियो से। आमतौर पे जब लोग जीरा खोलते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड देखते हैं जिसमें बहुत सारा क्लटर होता है। हाँ, दुनिया भर की चीजें होती हैं, लेकिन वीडियो एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट रेज करता है, अपना खुद का कस्टम डैशबोर्ड बनाना। ये बहुत जरूरी है। मतलब लेफ्ट हैंड मेन्यू में जाकर सिर्फ क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करना कोई बहुत बड़ा टेक्निकल हैक नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एयरप्लेन का कॉकपिट डिजाइन करना। कोई नहीं चाहेगा कि पायलट को हर एक अनरिलेटेड गेज या मीटर दिखे। उसे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो प्लेन को उड़ाने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। उसी तरह टीम की खास जरूरतों के हिसाब से डैशबोर्ड को कस्टमाइज करना फोकस बनाए रखने का पहला कदम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कस्टमाइजेशन सिर्फ विजुअल अपील के लिए नहीं है, ये कॉग्निटिव लोड को कम करने के बारे में है। कॉग्निटिव लोड, हाँ। हर टीम का स्प्रिंट अलग होता है, उनके गोल्स अलग होते हैं। एक वन साइज फिट्स ऑल डैशबोर्ड असल में बहुत सारा शोर या नॉइस पैदा करता है। मतलब काम की चीजें छुप जाती हैं। बिल्कुल। जब एक नया डैशबोर्ड स्क्रैच से बनाया जाता है तो लीड्स केवल उन क्रिटिकल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जो उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए मतलब मेक या ब्रेक साबित हो सकते हैं। और इन्हीं मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए वीडियो ऐड गैजेट फीचर का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। इसमें जो सबसे पावरफुल गैजेट उन्होंने सजेस्ट किया है वो है स्प्रिंट बर्न डाउन गैजेट, जो कि मेरा भी फेवरेट है। हम सभी जानते हैं कि स्प्रिंट में काम कैसे चलता है, लेकिन इस गैजेट को मैं एक रेस के डैशबोर्ड की तरह देखती हूँ। बहुत सही एनालॉजी है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कितने टास्क पूरे हो गए हैं, बल्कि ये स्पीड और बचे हुए समय का एक विजुअल ग्राफ है। ये साफ बताता है कि क्या मौजूदा वेलोसिटी से रेस टाइम पर खत्म होगी या नहीं। एब्सोल्युटली। और वो गैजेट सही से काम करे इसके लिए बैकएंड डेटा का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, सोर्स डेटा सही होना चाहिए। आपको सही स्क्रम बोर्ड सिलेक्ट करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सही स्प्रिंट। अगर गलत टाइम फ्रेम का डेटा देखा जा रहा है तो सारे प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगे। सही कहा। लेकिन बीएम टेक वीडियो में एक और सेटिंग है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, और वो है रिफ्रेश इंटरवल। 15 मिनट के रिफ्रेश इंटरवल पर सेट किया जाए। शुरुआत में मुझे लगा कि 15 मिनट बहुत अग्रेसिव है। लगता है ऐसा। मतलब हर 15 मिनट में डेटा अपडेट करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अगर कोई क्रिटिकल ब्लॉकर आता है और डेटा दिन में सिर्फ एक बार अपडेट हो रहा है तो बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ,
उस ब्लॉकर के बारे में अगले दिन की स्टैंड अप मीटिंग में पता चलेगा। तब तक 24 घंटे बर्बाद हो चुके होंगे। यही वो पॉइंट है जहां मैनेजमेंट स्टाइल में एक बड़ा शिफ्ट आता है। 15 मिनट का रिफ्रेश इंटरवल सिर्फ एक यूआई सेटिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये टीम्स को रियल टाइम इंटरवेंशन की पावर देता है। मान लीजिए बर्न डाउन चार्ट का ग्राफ अचानक से फ्लैट हो जाता है, मतलब कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, इसका मतलब है कि पिछले कुछ घंटों से कोई भी टास्क मूव नहीं हुआ है। एक प्रोएक्टिव लीड तुरंत चेक कर सकता है कि क्या कोई सर्वर डाउन है या क्या कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी अटक गई है, और वो उसी वक्त उस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। ये रिएक्टिव मैनेजमेंट से प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की तरफ जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम काम के अटकने या फ्लैट क्रैश की बात करते हैं तो हमारा दूसरा सोर्स, जो कि वो डिटेल्ड आर्टिकल है, एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है। हाँ, टाइम एंड स्टेटस वाला आर्टिकल बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि सिर्फ ये ट्रैक करना कि टास्क किस स्टेटस में है, जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस या डन, ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। ये सिर्फ एक सरफेस लेवल व्यू है। एग्जैक्टली। असली गेम चेंजर ये जानना है कि वो टास्क उस पर्टिकुलर स्टेटस में कितनी देर से पड़ा हुआ है, और यहीं पर जीरा के टाइम एंड स्टेटस फीचर की एंट्री होती है। ये फीचर टास्क के पूरे लाइफ साइकिल को ट्रैक करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। इमेजिन कीजिए कि एक टास्क इन प्रोग्रेस में दिख रहा है, तो देखने वाले को लगेगा कि काम चल रहा है। हाँ, मैनेजमेंट को लगेगा कि चलो काम हो रहा है। लेकिन अगर वो टास्क पिछले 8 दिन से इन प्रोग्रेस में है तो वो प्रोग्रेस नहीं है, वो एक रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा रेड फ्लैग। इस टाइम एंड स्टेटस को एनालाइज करने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल फायदे हैं जो आर्टिकल में बताए गए हैं। पहला है वर्कफ्लो बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना, जहां काम आकर धीमा हो जाता है। बिल्कुल, हर प्रोसेस में कोई ना कोई चोक पॉइंट होता है। ये डेटा उस चोक पॉइंट को पॉइंट ब्लैंक हाईलाइट कर देता है। और दूसरा फायदा जो मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा वो है स्लो अप्रूवल्स, यानी धीमी मंजूरी को स्पॉट करना। टेक इंडस्ट्री में ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह देखने को मिलता है। डेवलपर्स अपना कोड लिख के कमिट कर देते हैं, लेकिन वो टास्क रिव्यू या अवेटिंग अप्रूवल वाले कॉलम में दिनों तक धूल खाता रहता है। और ब्लेम अक्सर डेवलपर्स पे आ जाता है। बिल्कुल, अक्सर देरी का ब्लेम काम करने वाली टीम पर आ जाता है, जबकि असलियत में फाइल किसी मैनेजर या स्टेक होल्डर के डेस्क पर अटकी होती है। ये टाइम इन स्टेटस डेटा एकदम दूध का दूध और पानी का पारी कर देता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहाँ स्लो है। सही कहा। और तीसरा फायदा सीधे तौर पर टीम की मेंटल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है। ओवरबर्डन टीम मेंबर्स को पहचानना ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर असाइनी के पास टास्क बहुत लंबे समय तक इन प्रोग्रेस में रुके हुए हैं, तो इसका डिफॉल्ट मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अंडर परफॉर्म कर रहा है या काम चोर है। अक्सर लोग यही अज्यूम कर लेते हैं। प्रिंट प्रिडिक्टेबिलिटी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। हाँ, जब आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है कि टेस्टिंग फेज में ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है, तो आप अगले स्प्रिंट की प्लानिंग हवा में तीर चला के नहीं करते। आपके पास एक सॉलिड बेसलाइन होती है। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि इस डेटा को देखा कैसे जाए, तो आर्टिकल इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में जाना है, रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है और टाइम एंड स्टेटस सेलेक्ट करना है। और वहाँ कुछ खास मैट्रिक्स पर नजर रखनी होती है। हाँ, जैसे एवरेज टाइम एंड स्टेटस जो नॉर्मल फ्लो बताता है। फिर आता है लॉन्गेस्ट टाइम एंड स्टेटस, ये आपका आउटलायर है, जो सबसे क्रिटिकल होता है। अंदर कोई टास्क यूजुअल टाइम से 10 गुना ज्यादा समय ले रहा है, तो वो सबसे लंबी देरी है जिसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और शॉर्टेस्ट टाइम एंड स्टेटस बताता है कि कौन सा फेज सबसे स्मूथली चल रहा है। इन मैट्रिक्स को आइसोलेशन में देखने के बजाय पैटर्न्स ढूंढने चाहिए। पैटर्न्स मतलब अगर लॉन्गेस्ट टाइम एंड स्टेटस बार बार किसी स्पेसिफिक टाइप के टास्क में आ रहा है, तो वो एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी या किसी एक्सटर्नल क्लाइंट से डेटा आने में देरी हुई? ये लॉन्गेस्ट टाइम वाला मैट्रिक सही सवाल पूछने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। और इसी सही सवाल पूछने का एक बहुत ही ब्रिलियंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आर्टिकल में शेयर किया गया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम थी जिनका साइकिल टाइम बहुत ज्यादा था। काम शुरू होने से लेकर प्रोडक्ट शिप होने तक का टाइम। बिल्कुल। टीम फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें लगा कि शायद डेवलपर्स स्लो कोड लिख रहे हैं या टेस्टिंग में टाइम लग रहा है, जो कि टिपिकल अजम्पशन होता है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने टाइम एंड स्टेटस डेटा को पुल किया तो इनसाइट्स हैरान करने वाले थे। काम कोडिंग में नहीं अटक रहा था। तो कहाँ अटक रहा था? सारे टास्क तेजी से रिव्यू फेज में जा रहे थे और वहां जाकर हफ्तों तक फंसे रहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि पीयर रिव्यूज के लिए कोई डेडलाइन या अलर्ट सिस्टम नहीं था।
और जब ये रूट कॉज पता चल जाता है तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है। एग्जैक्टली उस टीम ने कोई बड़ा आर्किटेक्चरल चेंज नहीं किया। उन्होंने बस रिव्यूअर्स के लिए ऑटोमेटेड रिमाइंडर सेट किए और रिव्यू फेज के लिए क्लियर डेडलाइंस डिफाइन कर दी। और रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने अपना ओवरऑल साइकिल टाइम सीधा 20% कम कर लिया। प्रोडक्ट रिलीज 20% फास्ट हो गया, सिर्फ एक बॉटलनेक को रिमूव करने से। ये क्लासिक केस है कि कैसे विजिबिलिटी सीधा बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करती है। हाँ बिल्कुल। पर हमारा तीसरा सोर्स पिक्चर में आता है, SAS जेट का ट्यूटोरियल। बिल्कुल। जब टाइम एंड स्टेटस को बहुत सीरियसली ट्रैक किया जाने लगता है तो सबसे बड़ी चुनौती डेटा की एक्यूरेसी की आती है। हाँ, और SAS जेट के वीडियो में जो एडवांस्ड फीचर्स दिखाए गए हैं वो इसी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो लेते हैं। वीकेंड वाला। हाँ, वीकेंड वाला। मान लीजिए फ्राइडे शाम को 5 बजे एक टास्क इन प्रोग्रेस में जाता है। बीच में सैटरडे और संडे वीकेंड है। मंडे सुबह 10 बजे वो डेवलपर उस टास्क को डन कर देता है। अब नॉर्मल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम दिखाएगा कि इस टास्क को पूरा होने में लगभग 3 दिन लग गए, जो कि सरासर गलत है। उस टास्क में सिर्फ कुछ ही घंटे लगे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है डिफॉल्ट ट्रैकिंग की। लेकिन SAS जेट ऐप में एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है जहां कैलेंडर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके नॉन वर्किंग टाइम को डेटा से पूरी तरह एक्सक्लूड किया जा सकता है। वीकेंड्स, पब्लिक हॉलिडेज और यहाँ तक के नॉन वर्किंग आवर्स को भी फिल्टर आउट किया जा सकता है। अगर हम इसको बड़े दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये फीचर सिर्फ टाइम ट्रैकिंग का ग्लिच फिक्स नहीं कर रहा है, ये डेटा इंटीग्रिटी का मामला है। डेटा इंटीग्रिटी, बिल्कुल। अगर इनपुट डेटा ही करप्ट या इन्फ्लेटेड है तो उस पर बेस सारे परफॉर्मेंस रिव्यूज और स्प्रिंट प्लानिंग फ्लॉड होंगे। गलत डेटा, गलत डिसीजंस। एग्जैक्टली। जब वर्किंग आवर्स को इस लेवल पर आइसोलेट किया जाता है तो मैनेजमेंट के पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर व्यू आता है कि एक्चुअल एफर्ट कितना लग रहा है। और डेटा फिल्टरिंग की बात करें तो SAS जेट असाइनी के बेस पर भी डीप फिल्टरिंग अलाउ करता है। मतलब ये देखा जा सकता है कि किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर के पास कौन से टास्क किस फेज में कितना टाइम ले रहे हैं, जो कि कैपेसिटी प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। हाँ, इसके अलावा विजुअलाइजेशन के लिए ये 4 अलग-अलग चार्ट्स ऑफर करता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है पिवट टेबल व्यू। पिवट टेबल्स तो डेटा एनालिस्ट की जान होते हैं। बिल्कुल। कोई भी इंसान जो डेटा के साथ खेलता है वो जानता है कि पिवट टेबल्स कितने क्रूशियल होते हैं। ये रॉ डेटा को अपने हिसाब से स्लाइस और डाइस करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और उनका स्प्रिंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट फीचर भी है। हाँ, वो तो स्प्रिंट एनालिसिस को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है। ये सारे एडवांस टूल्स और फीचर्स दरअसल इंडस्ट्री के कुछ बहुत बड़े ट्रेंड्स का रिफ्लेक्शन है। आज टेक वर्ल्ड में एजाइल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन गया है। एजाइल मैच्योरिटी, इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, एजाइल मैच्योरिटी का मतलब है कि एक टीम सिर्फ डेली स्टैंड-अप्स नहीं कर रही है, बल्कि वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कोर प्रिंसिपल्स को कितनी गहराई से जी रही है। मतलब सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना नहीं, उसे बेहतर बनाना। एग्जैक्टली। जब आपके पास इतना ग्रैन्युलर डेटा होता है तो ऑटोमेशन ट्रिगर्स सेट किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई क्रिटिकल बग 48 घंटे से ज्यादा इन रिव्यू में है तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सिस्टम खुद इंजीनियरिंग हेड को एस्केलेट कर दे। ये तो बहुत पावरफुल है। इसे प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। आप पास्ट और प्रेजेंट डेटा का यूज करके फ्यूचर के रिस्क को पहले ही न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले ही सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। ये सब ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, जहां पिछला डेटा एक स्टैटिक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि वो वर्कफ्लो को ऑटो ऑप्टिमाइज करने का इंजन बन जाता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे सही डैशबोर्ड बनाना है, टाइम एंड स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है, और SAS जैसे एडवांस टूल्स कैसे डेटा को प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगातार बॉदर कर रहा है, क्या ये सारा सेटअप जहां हर एक मिनट और हर एक टास्क ट्रैक हो रहा है, टीम्स के लिए एक सर्वेलेंस स्टेट नहीं बना देगा? ये बहुत वैलिड कंसर्न है। मतलब इस बेहतरीन डेटा का इस्तेमाल करते हुए किन गलतियों से बचना चाहिए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और हमारे सोर्सेज भी इस बात को बहुत क्लियरली एक्नॉलेज करते हैं। डेटा एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। 2 बहुत ही कॉमन और डैमेजिंग गलतियां हैं जिनसे लीडर्स को बचना चाहिए। पहली है माइक्रो मैनेजमेंट, जो कि हर एम्प्लॉय का नाइटमेयर है। हाँ, जब ये ग्रैन्युलर डेटा आ जाता है कि कौन सा डेवलपर किस टास्क पर 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है तो टेम्पटेशन होता है उसे तुरंत टोकने का। तुमने इस छोटी सी बग फिक्स में 4 घंटे क्यों लगा दिए? ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग है। हाँ, ये अप्रोच साइकोलॉजिकल सेफ्टी को खत्म कर देती है। टीम डिफेंसिव हो जाएगी और फिर वो सिस्टम को गेम करना शुरू कर देंगे। मतलब वो सिर्फ नंबर्स अक्खी दिखाने के लिए काम करेंगे, क्वालिटी के लिए नहीं। एग्जैक्टली। फोकस हमेशा
प्रोसेस को फिक्स करने पर होना चाहिए, लोगों पर पॉइंट फिंगर करने पर नहीं। डेटा को सिस्टमैटिक कमियों को खोजने का टूल बनाना चाहिए, पनिशमेंट का हथियार नहीं। ये बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। डेटा एम्पावरमेंट के लिए है, सर्वेलेंस के लिए नहीं। और दूसरी गलती जो सोर्स में मेंशन्ड है वो है मिस रीडिंग डेटा, यानी डेटा को गलत कॉन्टेक्स्ट में समझना। ये भी अक्सर होता है। मान लीजिए डैशबोर्ड पर लॉन्गेस्ट टाइम इन स्टेटस में एक टास्क पिछले 10 दिन से ब्लिंक कर रहा है। कोई भी इम्पेशेंट मैनेजर बिना सोचे समझे ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि असाइनी सुस्त है या काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, और यहीं पर मिसरीडिंग होती है। हो सकता है वो टास्क टेक्निकली इतना कॉम्प्लेक्स हो जिसका स्कोप स्प्रिंट प्लानिंग में सही से डिफाइन ही नहीं किया गया था। सही कहा, डेटा सिर्फ ये बताता है कि क्या हो रहा है, यानी व्हाट, क्यों हो रहा है, यानी व्हाई। ये जानने के लिए टीम से कॉन्वर्सेशन करनी होगी। कॉन्टेक्स्ट के बिना डेटा अधूरा है। बिल्कुल, अगर बिना कॉन्टेक्स्ट जाने सिर्फ ग्राफ देखकर प्रोसेस में रैंडम बदलाव कर दिए जाएं तो एफिशिएंसी बढ़ाने के बजाय पूरा वर्कफ्लो ब्रेक कर सकता है। डेटा डिस्कशन शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपने आप में फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। तो चलिए आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करते हैं। बिल्कुल, हमने 3 बेहतरीन सोर्सेज से जो सीखा उसका कोर मैसेज ये है कि जीरा को सिर्फ एक डिजिटल टू डू लिस्ट की तरह यूज करना बंद करें। अपने डैशबोर्ड्स को कस्टमाइज करें और 15 मिनट के रिफ्रेश इंटरवल से खुद को प्रोएक्टिव मोड में लाएं। और टाइम इन स्टेटस को अपना प्राइमरी मेट्रिक बनाएं। हाँ, टाइम इन स्टेटस जैसे इनसाइट्स का गहराई से यूज करें ताकि टीम के असली बॉटलनेक्स का पता चल सके। ये पहचानें कि अप्रूवल्स कहाँ फंस रहे हैं और किस टीम मेंबर को सपोर्ट या वर्कलोड बैलेंसिंग की जरूरत है। और सास जेट जैसे टूल्स का भी सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, उनकी मदद से नॉन वर्किंग आवर्स को हटाकर डेटा को एक्यूरेट बनाएं ताकि साइकिल टाइम को एक्चुअल में 20% या उससे ज्यादा कम किया जा सके। बस एक ही रूल याद रखना है, इस डेटा का इस्तेमाल प्रोसेस को बेहतर बनाने और टीम को सपोर्ट करने के लिए करें, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए नहीं। इस पूरी चर्चा को क्लोज करते हुए मैं एक ऐसा विचार शेयर करना चाहूंगा जो सीधे तौर पर इन आर्टिकल्स में नहीं लिखा है। अच्छा, वो क्या है? जो डेटा हमने डिस्कस किया है उसका लॉजिकल फ्यूचर वहीं जाता है। जरा सोचिए, आज हम टाइम इन स्टेटस को ट्रैक करके वर्कफ्लो बॉटलनेक्स निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सारे हिस्टोरिकल डेटा को किसी पावरफुल एआई मॉडल में फीड कर दें तो क्या होगा? तो शायद प्रेडिक्शंस और भी सटीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक कदम और आगे सोचिए, क्या आने वाले कुछ सालों में एआई बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के सिर्फ बिहेवियरल पैटर्न्स देखकर ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि कोई पर्टिकुलर टीम मेंबर क्रिएटिव ब्लॉक का शिकार होने वाला है? ओह, ये तो काफी गहरा विचार है। मान लीजिए कोई डेवलपर हमेशा एक खास तरह के आर्किटेक्चर टास्क को 2 घंटे में करता है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से उसी टास्क में उसे 6 घंटे लग रहे हैं। तो एआई उस पैटर्न को पकड़ लेगा? बिल्कुल। क्या भविष्य में हमारा वर्कफ्लो टूल सिर्फ टास्क ट्रैक करने के बजाय हमें ये नोटिफिकेशन देगा कि इस टीम मेंबर के मोटिवेशन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, इन्हें शायद एक वेकेशन की जरूरत है? वाओ! क्या ये डेटा इंसानी मनोविज्ञान को डिकोड करने का अगला रास्ता बन सकता है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग और शायद थोड़ा इंटिमिडेटिंग फ्यूचर है। ये सच में एक ऐसा थॉट है जो दिमाग में काफी देर तक घूमता रहेगा। क्या हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कल हमारा वेलनेस प्रेडिक्टर बन जाएगा? समय ही बताएगा। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। हमने देखा कि कैसे सही माइंडसेट और टूल्स के साथ गट फीलिंग को छोड़कर एक रियल डेटा संचालित कल्चर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। लोग भी अपने वर्कफ्लो डेटा को एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन सी छुपी हुई रुकावटें एफिशिएंसी को रोक रही हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप एक्सप्लोरिंग।